अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एजुकेशन में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे इस चैनल में खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, क्लास 12th का आज एक टॉपिक हम लेने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। अमूमन ये देखा जाता है, बच्चे क्या करते हैं, आपका जो कोर्स ए है, आपका जो इलेक्टिव जो कोर्स है क्लास 12th का, उसमें कोर्स इलेक्टिव कोर्स में एक तो गुलिस्तान अदब है और दूसरी है ख़याबान उर्दू। आप उन दोनों किताबों को पढ़कर रह जाते हैं। 12th में ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं होता है। ग्रामर का पोर्शन सिर्फ 9th-10th में या उससे छोटी क्लासों में रहा करता है। 11th-12th क्योंकि अदब 11th-12th में उर्दू थर्ड लैंग्वेज टीएल यूज़ ना होकर बल्कि अदब कहलाता है, उर्दू लिटरेचर लग जाता है, उर्दू साहित्य कहलाता है। इसलिए 11th-12th में उन दोनों किताबों के अलावा, उन दोनों निसाब के अलावा जो टॉपिक लिया जाता है, जो बुक है, वो है आपकी ज़बान व अदब की तारीख़। ज़बान यानी भाषा, अदब यानी साहित्य, तारीख़ यानी इतिहास। आपकी भाषा का इतिहास, और भाषा कौन सी? उर्दू ज़बान का इतिहास क्या रहा है वो आपके निसाब है। उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिनमें उर्दू का आगाज़ व इर्तिक़ा है। उर्दू में जितनी सिन्फ़ है, जितनी असनाफ़ है, उन तमाम असनाफ़ का आगाज़ व इर्तिक़ा है। अफ़साना है, गज़ल है, नज़्म है, नसर है, नज़्म है। उसमें जो शायर हुए हैं, जो मुसन्निफ़ हुए हैं, उन तमाम ही के बहुत सारे इंट्रोडक्शंस, उनके बारे में वजाहत की गई है और उनसे बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। उस किताब से, ज़बान व अदब की तारीख़ से बहुत सारे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन एक टॉपिक उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पहला ही उसका टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में सवालात आते रहे हैं। इसलिए आज हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। वो टॉपिक, वो मौजू है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू ज़बान का मतलब भाषा का आगाज़ यानी प्रारंभ, इर्तिक़ा मतलब विकास। उर्दू भाषा का विकास और उसका प्रारंभ, उर्दू भाषा का प्रारंभ कैसे हुआ और ये भाषा ने कैसे विकास किया, कैसे इतनी तरक्की पाई। आज जो उर्दू भाषा हम पढ़ रहे हैं, आज जो उर्दू ज़बान हम पढ़ रहे हैं, ये कैसे वजूद में आई, इन तमाम ही को लेकर आपको एक चार्ट बनाकर भी समझाया गया है। ठीक है, आपको एक टेबल बनाकर भी समझाया गया है और उस टेबल को आगे पूरा वजाहत करके भी समझाया गया है। टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको समझा नहीं पाऊँगा। जो भी आपको लिखा है मैं सिर्फ रीड करके आपको समझाता चलूँगा। अगर मैं एक लफ्ज़ की वजाहत करने बैठूँगा तो आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगा। मैं आपको सिर्फ वही बातें बताऊँगा, वही बातें समझाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर सवालात आपसे किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। ज़बान समाजी ज़िंदगी में इज़हार व तरसील का सबसे मुअस्सर ज़रिया है। मुअस्सर कहते हैं प्रभावी। ज़बान यानी भाषा। भाषा क्या है? इज़हार व तरसील, एक दूसरे के कन्वर्जेशन का सबसे प्रभावी ढंग है, प्रभावी तरीका है, प्रभावी ज़रिया है। ज़रूरियात ज़िंदगी ने ज़बान पैदा की। ज़िंदगी में जैसी जैसी ज़रूरत बढ़ती गई, वैसे वैसे ज़बानों की पैदाइश होती गई, वैसे वैसे ज़बान की पैदावार होती गई, नई नई ज़बानें बढ़ती गई, जैसे जैसे ज़िंदगी को आगे ज़रूरत पड़ती गई। ज़बान ने तहज़ीबी अमल को एक ख़ास सिमत मुहैया की। हर जोग्राफ़ियाई इलाक़े में कोई ना कोई ज़बान ज़रूर परवान चढ़ी। इसीलिए एक ही मुल्क में कई ज़बानें और बोलियाँ वजूद में आई। जोग्राफ़िया यानी भौतिकी, जोग्राफ़िकली इलाक़ों में अलग अलग ज़बानें बोली जाती है और हर मुल्क में, हर अलग अलग क्षेत्र में, हर अलग अलग जगह पर अलग अलग ज़बानें, भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदुस्तान में छोटी बड़ी तकरीबन 600 ज़बानें बोली जाती है। चुनाचे हिंदुस्तान को ज़बानों का घर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम एटलीस्ट 600 ज़बानें तकरीबन बोली जाती हैं, इसलिए हिंदुस्तान को ज़बानों का घर भी कहा जाता है। कोई भी ज़बान यकायक वजूद में नहीं आई। यकायक यानी अचानक से,
कि कल आज उर्दू ज़बान बोली जाती है, आज उर्दू ज़बान बोली जा रही है और कल सुबह उठे तो अचानक कोई नई ज़बान खड़ी होगी, ऐसा नहीं है। ज़बानें यकायक अचानक नहीं आ जाती, बल्कि उनके आने में एक बहुत टाइम लगता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इतिहास है इसके पीछे बहुत लंबा कि ज़बानें किस तरह वजूद में आती हैं। उसके बनने के पीछे सदियों का तारीख़ी और तहज़ीबी अमल कार फरमा होता है। जिस तरह कोई तहज़ीब बेमेल नहीं होती, उसी तरह दुनिया की किसी ज़बान को बेमेल नहीं कहा जा सकता, बेमेल बेजोड़ नहीं कहा जा सकता। हर तहज़ीब, हर सभ्यता के साथ कुछ ना कुछ ज़बानें अमल में आती रही हैं। उर्दू ज़बान भी मखलूत या मिली जुली ज़बान है। मखलूत का मतलब ही मिली जुली होता है। उर्दू ज़बान क्या है? एक मखलूत ज़बान है, मिली जुली ज़बान है। दूसरी ज़बानों से मिलकर, दूसरी ज़बानों के अल्फाज मिलकर एक नई ज़बान वजूद में आई है, उसे ही उर्दू कहा जाता है। इसलिए उर्दू क्या है? एक मखलूत ज़बान है और ये उर्दू की एक खूबी है। ये उर्दू ज़बान की क्या है? एक खूबी है, ये इसकी अच्छाई है कि अगर उर्दू अगर मखलूत ज़बान है तो ये कोई ऐब नहीं है, बल्कि एक क्या है? इसकी खूबी है। और ये बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने ये बात कही है कि उर्दू एक मखलूत ज़बान है और ये इसकी खूबी है, ये इसकी एक अच्छाई है। दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान भी सदियों में बनी है और इसकी बनावट में कई बोलियों और ज़बानों ने हिस्सा लिया है। 8वीं सदी ईस्वी से 10वीं और 11वीं सदी ईस्वी तक जो मुसलमान हिंदुस्तान आए, उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से था। जो मुसलमान आते गए इस मुल्क में, उनका ताल्लुक़ अलग अलग देशों से था, ठीक है, और सबकी भाषाएं, सबकी ज़बानें अलग अलग थी। उनमें अरब, ईरान, अफ़गानी और तुर्की थे। कौन से थे? अरब के लोग थे, अफ़गानी लोग थे, तुर्की लोग थे। ये सब अलग अलग देशों से थे, सबकी ज़बानें भी अलग अलग थी। जिनकी ज़बानें अलग अलग थीं, एक ही मज़हब के पैरोकार होने के बावजूद, एक ही मज़हब के पैरोकार होने के बावजूद फ़िक्र व ख़याल और आदाब ज़िंदगी के लिहाज से इनमें काफ़ी फ़र्क था। एक ही मज़हब था, सभी का एक धर्म था, सभी मुसलमान थे, सभी आने वाले मुसलमान थे, लेकिन सबके इजहार व फ़िक्र में, सबके रहन सहन के ढंग में क्या था? बहुत बड़ा फ़र्क था। मुसलमानों की आमद के वक्त यहाँ प्राकृत ज़बानें बोली जाती थी। जब मुसलमान हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए थे, जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए थे, तब यहाँ पर कौन सी भाषा, कौन सी ज़बान बोली जाती थी? यहाँ पर प्राकृत भाषा बोली जाती थी। संस्कृत आला तबके तक महदूद हो गई थी। महदूद यानी सीमित, महदूद यानी सीमित हो गई थी। आला तबके यानी ऊंचे लोगों पे संस्कृत महदूद, सीमित होकर रह गई थी और बाकी अमूमन आम जनता, आम लोग यहाँ के क्या बोला करते थे? प्राकृत ज़बान बोला करते थे। प्राकृतों ने अवामी मेलजोल की ज़बान का दर्जा हासिल कर लिया था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो प्राकृतें मकामी बोलियों के तौर पर राइज थीं, उन्हीं ने आगे चलकर एक या एक से ज़्यादा मुस्तहकम ज़बानों की शक्ल इख्तियार की। उन्हीं में एक उर्दू भी है। संस्कृत जो ज़बान थी, संस्कृत जो भाषा थी, वो आला तबके तक सीमित होकर रह गई थी और यहाँ पर प्राकृत ज़बान बोली जाती थी। यही प्राकृत ज़बान आगे चलकर दूसरी ज़बानों में बढ़ती चली गई और यही प्राकृत ज़बान आगे चलते चलते उसका एक नया रूप, एक नया ज़बान उससे ईजाद हुई, एक नई ज़बान वजूद में आई। वही क्या कहलाई? उर्दू कहलाई। दुनिया की ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान हिंदू यूरोपीय ख़ानदान है। ये सवाल अक्सर एग्ज़ाम में आया है कि दुनिया में ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? वो है हिंद यूरोपीय ख़ानदान। उसी हिंद यूरोपीय ख़ानदान की एक मशरिकी शाख हिंद आर्यी कहलाती है। उसकी मशरिकी यानी पूर्वी शाख, उसकी एक पूर्वी शाख क्या कहलाती है? हिंद आर्यी कहलाती है। और हिंद आर्यी की शाखों से ही उर्दू ज़बान का जन्म हुआ है, उर्दू ज़बान वजूद में आई है। हिंद आर्यी की इर्तक़ाई शक्लें जदीद हिंद आर्यी ज़बानें कहलाईं, जिनमें से एक उर्दू भी है। हिंद आर्यी ज़बानों को दर्ज झेल अदवार में तकसीम किया गया है। एक अल्फाज है हिंद आर्यी की इर्तक़ाई शक्लें। इर्तक़ाई मतलब विकसित शक्लें, ठीक है, उसकी विकसित, इर्तक़ाई मतलब विकसित, इर्तक़ा मतलब विकास, इर्तक़ा मतलब विकास, डेवलपमेंट, और इर्तक़ा यानी डेवलप्ड, ठीक है। विकसित ज़बानों में से आगे जो ज़बान आई है वो ज़बान क्या कहलाई है? उर्दू कहलाई है। और दूसरा अल्फाज है दर्ज झेल अदवार में तकसीम किया गया है। तकसीम मतलब विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। और अदवार मतलब दौर की जमा है अदवार, दौर की जमा है अदवार, यानी अलग अलग दौर में इसको क्या किया गया है? अलग अलग समय काल, अलग अलग
कालों में इसको क्या किया है, डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। अब ये डिवाइडेशन किस तरह है, ये किस तरह विभाजित हुई है, किस तरह तकसीम की गई है, आइए इस चार्ट के ज़रिए, इस टेबल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है, ताकि ये थोड़ा जूम हो जाए, बड़ा हो जाए और आप आराम से इसे देख सकें और समझ सकें। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी आप आराम से इसे देख और समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा है वैदिक संस्कृत हिंद आर्यई की इब्तदाई शक्ल। हिंद आर्यई जो ज़बानें हैं, सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है, हिंद यूरोपी, ठीक है। उस हिंद यूरोपी की मशरिकी शाख क्या कहलाती है, हिंद आर्यई। और हिंद आर्यई की जो शाखों में सबसे आला दर्जे की, सबसे पहली जो शक्ल मानी जाती है वो है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत कौन सी, जिसमें वेद लिखे गए हों। वेद जानते हैं आप, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो भी वेद हैं, 4 वेदों को जो लिखा गया है, वो जो संस्कृत है वो है हिंद आर्यई की इब्तदाई यानी प्रारंभिक शक्ल है, ठीक है। उसके बाद ये ज़बान आगे चलकर क्लासिकी संस्कृत में डिवाइड हो गई, क्लासिकी संस्कृत कहलाने लगी। उसके बाद यही ज़बान आगे चलकर प्राकृतिक कुदरती ज़बानें, संस्कृत ही आगे चलकर क्या कहलाने लगी, कुदरती ज़बानें। आम बोलचाल के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत क्या कर लिया गया, थोड़ा उसकी शक्लों को ऐसे नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो बिगाड़ दिया गया, या थोड़ा चेंज कर दिया गया, थोड़ा मखलूत कर दिया गया, थोड़ा आम ज़बान के, आम बोलचाल के हिसाब से उसे मिक्स कर दिया गया। और यही वैदिक संस्कृत, यानी यही वैदिक संस्कृत आगे चलकर क्लासिक संस्कृत कहलाई है। यही क्लासिक संस्कृत आगे चलकर प्राकृत भाषा में कहलाई है। और इस प्राकृत भाषा ने, इस प्राकृत ज़बान ने आगे चलकर 5 भाषाओं को जन्म दिया। आगे चलकर से 5 भाषाएँ, 5 ज़बानें इससे और निकली, जिनमें एक भाषा है पिशाची, दूसरी है अवध मागधी, तीसरी है मागधी, चौथी है शोरसेनी और चौथी है महाराष्ट्री, ठीक है। इससे 5 ज़बानों का जन्म हुआ है। और यही शोरसेनी ने आगे चलकर और सिलसिला बढ़ा दिया। सिलसिला क्या है, मैं नेक्स्ट पैनल में आपको बता दूंगा। दूसरी तरफ आप देखिए, ये तो हुआ एक सिलसिला किसका, ज़बानों का। दूसरी सिलसिला क्या चलता है, कदीम हिंद आर्यई ज़बान। सबसे पहले क्या चलती थी, कदीम हिंद आर्यई ज़बान, जो कि कब से थी, 1500 काफ मीम से 500 तक। अभी काफ मीम का मतलब है कब्ल मौत, ठीक है, बिफोर डेथ। किसकी डेथ, ईसा मसीह जिसे कहा जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है कि कब्ल मौत से 1500 साल, उनकी मौत से 1500 साल पहले चलती थी ज़बान कौन सी, कदीम आर्य हिंद। कब तक चलती थी, उनकी मौत से 500 साल पहले तक, ठीक है। बिफोर डेथ 1500 साल पहले से लेकर 500 साल पहले तक क्या चलती थी, कदीम हिंद आर्यई ज़बान चलती थी। यही ज़बान आगे चलकर वसती हिंद आर्यई ज़बान में तब्दील हो गई, यानी बदल गई। और इस ज़बान ने कब तक थी, 500 काफ मीम से लेकर 600 ईस्वी तक, 600 ईस्वी तक, यानी ईसा के जन्म के बाद तक, 600 साल तक। और 500 काफ मीम यानी 500 कब्ल मौत से लेकर 500 बीडी से लेकर आगे ये 600 साल तक चली। उसके बाद ये क्या कहलाया, प्राकृतों का ज़माना। क्या कहलाया, प्राकृतों का ज़माना, जिसमें प्राकृत भाषा चलती थी। प्राकृतों का ज़माना कौन सा है, ये दूसरे साइड में आप जो पैनल देख रहे हैं, दूसरी साइड में जो टेबल देख रहे हैं, प्राकृत ज़बान, कुदरती ज़बानें जो लिखी है, ये जो ज़माना है ये था कौन सा, प्राकृतों का ज़माना। और ये कब से था, ईसा के 500 साल पहले से लेकर ईसा के 600 साल बाद तक का ये दौर रहा है। अब देखिए इसके नेक्स्ट पैनल में, अब देखिए इसके नेक्स्ट पैनल में ये जो 5 भाषाओं ने जो जन्म लिया है, ये जो 5 ज़बानों ने जन्म लिया है, 5 ज़बानें जो वजूद में आई हैं, जिनमें एक पिशाची है, दूसरी अवध मागधी, तीसरी मागधी, चौथी शूरसेनी और 5वीं महाराष्ट्री। इस शूरसेनी से भी आगे ज़बानों का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ, देखिए पहले ये कॉलम देख लीजिए। उधर से ज़बान चलकर वो ज़बान आगे सिलसिला बढ़कर वो ज़बान तब्दील होकर जदीद हिंद आर्यई ज़बान कहलाई, जो कि 600 साल ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक या करंटली तक भी ये ज़बान चलती रही। यह अपभ्रंशों का ज़माना कहलाया। दूसरी तरफ हम देखेंगे शूरसेनी जो ज़बान थी, कौन सी ज़बान थी, शूरसेनी ज़बान थी, वो आगे तब्दील होकर शूरसेनी अपभ्रंश में बन गई। शोरसेनी अपभ्रंश ज़बान कहलाई। यही ज़बान और आगे चलकर मगरबी हिंदी ज़बान कहलाने लगी। मगरबी हिंदी ज़बान ने फिर 5 ज़बानों को क्या किया, वजूद में आ गई। 5 ज़बानें और जन्म हो गया, 5 ज़बानें और बढ़ गई और बन गई। उनमें से पहली है खड़ी बोली, दूसरी है बांगड़ो हरियाणवी, तीसरी है ब्रिज भाषा, चौथी है बुंदेली और 5वीं है कनूजी।
उसके बाद इसी खड़ी बोली से दो ज़बानें वजूद में आई, जिसमें एक है हमारी प्यारी उर्दू और दूसरी है हमारी हिंदी। ठीक है, इसलिए हिंदी और उर्दू दोनों ही किससे जन्म लिया है? दोनों ने खड़ी बोली से जन्म लिया है। दोनों ने खड़ी बोली से ही दोनों वजूद में आई हैं। इसलिए दोनों ही ज़बानें, हिंदी ज़बान उर्दू ज़बान, आपस में क्या कहलाती हैं? बहनें कहलाती हैं। आप कहोगे भाई क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि ज़बानें बोली जाती हैं, ज़बानें बोला नहीं जाता। ठीक है, ज़बानें बोली जाती हैं, ज़बानें बोला नहीं जाता, इसलिए ज़बानें भाई नहीं कहलाते, ज़बानें बहनें कहलाती हैं। इसी तरह उर्दू और हिंदी क्या कहलाती है? बहनें कहलाती हैं। ये एक चार्ट की शक्ल में दिया गया था। इसी चार्ट को वजाहत करके आगे और समझाया गया है। हम आगे पैनल में इसको ढंग से समझेंगे। गुज़िश्ता इस पैनल में मैंने दो पैनल अलग अलग लिए हैं और उसमें जूम कर करके आपको बताया है कि पहले सिलसिला कैसा था, उसके बाद सिलसिला कैसा रहा। उसके बाद मैंने इस पूरे पैनल को मर्ज करके, जॉइंट करके एक ही पैनल पे पूरी बात समझाने की कोशिश की है। चूँकि ये बहुत छोटा है, आपको साफ नज़र आए ना आए, इसलिए मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए थे। अब ये पूरा एक ही फॉर्म में, एक ही पैनल पे पूरी बात समझाई गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार के जूम करके आराम से देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इस ही लिए, इसको समझाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आपके स्क्रीनशॉट रखने के लिए ही मैंने इसको एक पैनल पे लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट मार के, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका पूरा जोग्राफिया हम आगे ढंग से समझेंगे। जो बातें उस टेबल में लिखी थी वही बातों को अब पूरा डिटेल में समझाया गया है। जो बातें आपकी वहाँ छूट गई थी, जो क्वेश्चन आपका वहाँ छूट गया था, वो आपको इस डिटेल में पूरा समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ सुनते रहें और ढंग से समझने की कोशिश करें। कदीम हिंद आर्यई को वैदिक और क्लासिक संस्कृत के नामों से मौसूम किया जाता है। मौसूम किया यानी पहचाना जाता है, जाना जाता है। वसती हिंद आर्यई ज़बानों को प्राकृत की झेल में लिया जाता है, जिनमें एक शोरसेनी भी थी। कौन सी ज़बान थी? शोरसेनी। शोरसेनी प्राकृत से शोरसेनी अपभ्रंश वजूद में आई और इससे मगरबी हिंदी निकली। इस मगरबी हिंदी से जो ज़बानें और बोलियां पैदा हुई, उनमें एक खड़ी बोली भी है जो उर्दू और हिंदी दोनों का सर चश्मा है। सर चश्मा कहते हैं जहाँ से चश्मा निकलता हो, जहाँ से दरिया बहता हो, जहाँ से पानी निकलता हो, जहाँ से दरिया फूटता हो, जहाँ से झरना बहता हो, सर चश्मा। यानी कुल मिलाकर दोनों के पैदा होने की जगह, दोनों के पैदा वजूद में आने की जगह कौन सी है, कौन सी ज़बान है? वो है मगरबी हिंदी, जो कि आगे चलकर किस में बदली? खड़ी बोली ने वहाँ से जन्म लिया, खड़ी बोली वहाँ से वजूद में आई और खड़ी बोली से ही उर्दू और हिंदी दोनों ने क्या लिया है? जन्म लिया है। दोनों ने वहीं से वजूद में आई है। यही बात मैंने आपको पैनल में पहले चार्ट में समझाई थी, यही बात इन्होंने डिटेल में समझाई है। हर ज़बान का एक रस्म ख़त होता है। रस्म ख़त कहते हैं लिखने को, रस्म कहते हैं लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? रस्म ख़त कहते हैं। एक रस्मुल ख़त होता है, हर ज़बान का एक क्या होता है? रस्मुल ख़त होता है। क्या चीज़ है समझिए। ज़्यादातर जदीद ज़बानों के रस्म ख़त दूसरी ज़बानों से माखूज़ हैं। माखूज़ यानी लिए गए हैं, अख्ज़ किए गए हैं। जदीद ज़बानें यानी नई ज़बानें, जितनी भी नई ज़बानें हैं उनका जो लिखने का ढंग है पुरानी ज़बानों से ही लिया गया है उनका लिखने का ढंग। जैसे उर्दू ने अरबी और फ़ारसी रस्म ख़त, हिंदी ने नागरी और यूरोपीय ज़बानों ने रोमन रस्म ख़त इख्तियार किया है। हम जो उर्दू ज़बान लिखते हैं, हम जो उर्दू ज़बान को लिखते हैं, ये इस लिखने का ढंग किसका है? ये अरबी और फ़ारसी का है। हिंदी जो लिखी जाती है, हिंदी नागरी यानी देवनागरी जिसे कहा जाता है, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। हिंदी ने अपना रस्म ख़त किससे लिया है? देवनागरी से लिया है। और यूरोपीय ज़बानों ने अपना रस्म ख़त लिया है रोमन भाषा से, रोमन ज़बान से। सभी ने पुरानी ज़बानों को ही अपना नया तरीका ईजाद किया है, पुरानी ज़बानों को ही मिलाकर अपना रस्म ख़त किया है, नया डाइवर्ट किया है, नई तरीके से चेंज करके लिखा है। इसी तरह वो ज़बान ज़िंदा कहलाती है जो दूसरी बोलियों और ज़बानों के अल्फाज कबूल करती रहती है। जो दूसरी ज़बानों के अल्फाज को कबूल करती है, दूसरी ज़बानों के अल्फाज को अपनी ज़बान में मिला लेती है, वही ज़बान क्या कहलाती है? ज़िंदा ज़बान कहलाती है। ये बात आपको जहन में याद होनी चाहिए क्योंकि ये सवाल पहले आ चुका है। उर्दू एक ऐसी ही ज़बान है जिसमें अफ़आल और उनके बरतने और बोलने के तरीके हिंदुस्तानी हैं।
यानी दूसरी ज़बानों के अल्फाज को अपनी ज़बान में मिलाकर उसके बोलने के ढंग को हिंदुस्तानी लहजा उसे दे दिया गया। और ये उर्दू की क्या है, एक खूबी है, उसकी एक ख़ासियत है। अरबी, फ़ारसी और तुर्की के उन अल्फाज के तादाद ज़्यादा है जो हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में भी राइज हैं और जो आवाम में यानी जनता में भी रोज़मर्रा की हैसियत रखते हैं। उर्दू में जो दूसरे ज़बान के अल्फाज लिए गए हैं इसे रोज़मर्रा की ज़बानों में शामिल किया जाता है। रोज़मर्रा की ज़बानों में वो अल्फाज क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं और वही अल्फाजों को उर्दू ज़बान में शामिल किया गया है। दूसरी ज़बानों से मुराद यानी दूसरी ज़बानों कौन सी ज़बान है, पंजाबी है, कश्मीरी है, सिंधी, मराठी, गुजराती और बंगाली हैं। पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी और पश्तो का रस्म ख़त उर्दू से मिलता जुलता है। ठीक है, आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, कौन सी ऐसी ज़बान है जिसका रस्म ख़त उर्दू से नहीं मिलता है, और उसमें से 3 के नाम इनमें से दिए जा सकते हैं और चौथा नाम किसी दूसरी ज़बान का दिया जा सकता है। तो आपको जहन में होना चाहिए कि पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, सराइकी और पुश्तो इन सभी का रस्म ख़त किससे मिलता है, उर्दू से मिलता है। पंजाबी गुरुमुखी में भी लिखी जाती है, उर्दू के अलावा गुरुमुखी में भी लिखी जाती है। रस्म ख़त के फ़र्क के बावजूद उर्दू और हिंदी के क़वाइद के उसूल तकरीबन एक जैसे हैं, इसलिए दोनों ज़बानें आपस में बहनें कहलाती है। ये बात मैं पहले आपको बता चुका था। हालांकि दोनों का रस्म ख़त अलग है। हिंदी का रस्म ख़त देवनागरी लिपि है, हिंदी का रस्म ख़त क्या है, देवनागरी लिपि है, जबकि उर्दू का रस्म ख़त अरबी और फ़ारसी से लिया गया है। दोनों का रस्म ख़त बिल्कुल अलहदा है, अलग है। उसके बावजूद दोनों का क़वाइद का पैटर्न, दोनों का क़वाइद का उसूल, दोनों के क़वाइद के यानी कि ग्रामेटिकल पैटर्न्स या व्याकरण के जो नियम हैं दोनों के लगभग क्या है, एक जैसे ही हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जबकि ज़बानें दोनों अलग हैं, उसके बावजूद दोनों के व्याकरणिक तरीके, दोनों के व्याकरण के नियम लगभग एक जैसे ही हैं। एक जैसे क्यों हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं, बहनें हैं। ये बात आपको जहन में होनी ज़रूरी है। ये सवाल भी अक्सर किया जाता है कि उर्दू ज़बान के किस इलाके में, उर्दू हिंदुस्तान के किस इलाके में पैदा हुई। अब यहाँ पर तो टॉपिक ख़त्म हो जाता है फर्स्ट वाला, ठीक है, कि उर्दू ज़बान कैसे वजूद में आई। तो आपको पता लगना चाहिए कि पहले फ़लाँ भाषा आई, फिर फ़लाँ ज़बान आई, फिर फ़लाँ ज़बान आई, फिर संस्कृत आई, फिर शुरसिनी आई, फिर खड़ी बोली आई, फिर उर्दू आई। इसका एक पैटर्न आपको जहन में याद होना ज़रूरी है। अब मसला आता है कि ये तो आने का तरीका था, अब ये कौन से इलाके में पैदा हुई, और कहाँ से वजूद में आई, ये सवाल भी अक्सर खड़ा हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या जवाब है, सुनिए। ज़बान के बाज़ माहिरीन का ख़याल है कि उसने पंजाब में जन्म लिया, क्योंकि जब दहली के इर्द गिर्द उर्दू अपनी शक्ल बना रही थी उस ज़माने में पंजाबी ज़बान भी बन रही थी। ज़बान के बाज़ माहिरीन, बाज़ यानी कुछ, माहिरीन यानी माहिर लोग, ज़बान यानी भाषा के जो भाषावेत्ता होते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि उर्दू का जन्म कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि उस ज़माने में पंजाबी भाषा भी जन्म ले रही थी। कहाँ पर, दहली के आसपास, दहली के इर्द गिर्द अपनी शक्ल बना रही थी। जब उर्दू दहली के आसपास जन्म ले रही थी उस वक्त पंजाबी ज़बान भी क्या बन रही थी, पंजाबी ज़बान भी वजूद में आ रही थी। बाज़ लोगों का इसरार है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। तो एक मैटर तो है उर्दू दहली में पैदा हुई, दूसरा मैटर है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। ये ख्याल शायद इसलिए पैदा हुआ कि उर्दू का कदीम मजहबी और अदबी सरमाया कहते हैं ख़जाने को, दक्कन में मिलता है। उर्दू की पुरानी चीज़ें, सरमाया से मतलब है उर्दू की गज़लें, उर्दू के अफ़साने, उर्दू के नावल्स, जो भी उर्दू के सरमाए हैं, उर्दू से मिलने वाली जो भी पुरानी से पुरानी ज़्यादा चीज़ें हैं वो ज़्यादातर कहाँ से मिलती है, दक्कन से मिलती है। इसलिए ये माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है, ये कयास लगाया है, क्योंकि परफेक्टली तो कोई नहीं बता सकता कि उर्दू का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि उस ज़माने में कोई पैदा हुआ नहीं था। ठीक है, अब जो लोग पैदा हुए हैं, अब जो लोग दुनिया में आए हैं, तो वो सिर्फ क़यास लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ शायद वहाँ से उर्दू का ज़ख़ीरा ज़्यादा हासिल हुआ है, तो हो सकता है उर्दू ने दक्कन में जन्म लिया हो, दक्कन से ही उर्दू वजूद में आई हो। ठीक है, आगे देखिए। पहले ये ख़याल भी आम था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। उर्दू किससे निकली है, ब्रज भाषा से निकली है। पहले ये ख्याल भी क्या था, लोगों में आम था। अब लिसानियात के बेशतर, लिसानियात कहते हैं, लिसान कहते हैं ज़बान को, लिसानियात यानी ज़बान का इल्म रखने वाले। अब लिसानियात के बेशतर
माहिरीन का फैसला ये है कि उर्दू दहली और उसके क़ुर्ब व जवार के इलाक़ों में बोली जाने वाली खड़ी बोली से निकली है। अब फिक्स हो गया है कि उर्दू किससे निकली है, खड़ी बोली से निकली है। और कहाँ पे इसका जन्म हुआ है, दिल्ली के क़ुर्ब व जवार, दिल्ली के आसपास के इलाकों में इसका जन्म हुआ है। पंजाब से दिल्ली की न सिर्फ ये कि हदें मिलती हैं, बल्कि दिल्ली का पंजाब वालों से और पंजाब से दिल्ली वालों का घर आंगन का रिश्ता है। अब चूँकि पंजाब और दिल्ली का आपस में क्या है, घर आंगन का रिश्ता है, दोनों आपस में करीब करीब हैं, तो दोनों ही जगह से दिल्ली का क्या हुआ है, उर्दू का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। खड़ी बोली का दूसरी बोलियों से भी मेल जोल था। ये असर पंजाबी में भी देखा जा सकता है। उर्दू में और पंजाबी में रस्म ख़त में भी काफ़ी सिमिलरिटी है, और दूसरी काफ़ी अल्फाज भी अगर आप देखेंगे तो उर्दू और पंजाबी काफ़ी अल्फाज भी एक दूसरे में मेल जोल पाए जाते हैं, काफ़ी सिमिलर पाए जाते हैं। ये दोनों ज़बानें एक साथ ही वजूद में आई हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अलाउद्दीन खिलजी एक बादशाह था, अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1327 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन की तरफ कूच किया और दौलताबाद को दारुल सल्तनत बनाया, दारुल सल्तनत मतलब अपनी राजधानी बनाया, ठीक है, अपनी किंगडम बनाया, तब बड़ी तादाद में आबादियाँ भी मुंतकिल हुई मतलब ट्रांसफ़र हुई, मुंतकिल मतलब ट्रांसफ़र हुई। इंतकाल भी मुंतकिल से ही बना है। इंतकाल किससे बना है, मुंतकिल से बना है। किसी का इंतकाल हो जाना, इंतकाल का मतलब है वो इंसान क्या हो गया, मुंतकिल हो गया, यानी उसका ट्रांसफ़र हो गया ज़मीन से आसमान, एक ज़माने से, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में उसका क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। इसलिए उसे कहा जाता है इंतकाल। इंतकाल वर्ड बना है, इंतकाल लफ्ज़ बना है मुंतकिल से। तो वहाँ पर जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी, अपनी दारुल सल्तनत किसे बनाया, दौलताबाद को बनाया, तो बहुत सारी आबादियाँ एक जगह से दूसरी जगह कूच कर गई बादशाह के चलते, बादशाह के बाद, बादशाह के साथ साथ। उनमें दिल्ली शहर के आम बाशिंदों के अलावा ताजिर, सूफिया किराम और फ़ौजी भी थे। तो आम लोगों के साथ साथ कौन भी थे, फ़ौजी लोग भी थे, सूफिया किराम सूफ़ी लोग भी थे, और साथ में फ़ौजी लोग थे। ये सभी लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। क्यों? क्योंकि बादशाह का ऑर्डर है, बादशाह का ऑर्डर है। बादशाह ने जहाँ राजधानी बनाई है वहाँ पर उसकी जनता, उसकी आवाम, उसके फ़ौजी, उसके तमाम साथ के लोग सब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो अपने ज़रूरी साजो सामान के अलावा शिमाल में बोली जाने वाली खड़ी बोली और दूसरी बोलियाँ भी उनके साथ थीं। अब जब इंसान अब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, अपना जगह बदलेगा, सब कुछ साथ ले जाएगा, अपना सामान, अपना असासा सब साथ लेके जाएगा, अपनी कारगुजारियाँ साथ लेके जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो ज़बान भी अपने साथ लेके जाएगा। तो जो उनकी ज़बान थी वो भी क्या थी, उनके साथ में थी। उर्दू उनसे फ़ायदा उठा रही थी, और उर्दू क्या उनसे फ़ायदा उठा रही थी। वो लोग आगे पीछे हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो उर्दू भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, फैल रही थी, एक जगह से दूसरी जगह परवान चढ़ रही थी। एक बरस बाद ही मोहम्मद तुगलक भी फिर दिल्ली लौट आया। वो वापस कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया। बहुत से लोग उसके साथ वापस आ गए और बहुत से वहीं आबाद हो गए। अब जब उसने अपनी राजधानी चेंज कर ली, वापस जब वो दिल्ली लौटा तो आधे लोग तो चले गए और आधे लोग वहीं रह गए, ठीक है। जैसे आपने शोले फिल्म देखी होगी ना, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला उस टाइम हुआ था, कुछ ऐसे ही वजूहात, कुछ ऐसे ही मैटर वहाँ पे पेश आया था। आधे लोग तो बादशाह के साथ चले गए, आधे लोग वहीं आबाद हो गए, वहीं जाकर बस गए। कहाँ पर? दिल्ली में ही। और आधे लोग दिल्ली में वापस साथ आकर आधे लोग वहीं दौलताबाद में बस गए। अलावा इसके जो सूफिया, ताजिर और फ़ौजी दक्कन की तरफ सफ़र करते थे, दक्कन की तरफ आते जाते थे, उनके लिए सबसे बेखतर रास्ता गुजरात से होकर जाता था। बेखतर यानी बिना खतरे वाला रास्ता कौन सा था? गुजरात से होकर जाता था। ये लोग जहाँ जहाँ पहुँचे इनके साथ उर्दू भी थी, जिसे ज़बान दहलवी भी कहा जाता था। दहलवी मतलब दिल्ली वालों की ज़बान, दहलवी मतलब दिल्ली वालों की ज़बान। कौन सी ज़बान है? उर्दू। उर्दू को दहलवी ज़बान के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात पहुंचकर उर्दू का रिश्ता वहाँ के मुकामी बोली के साथ कायम हुआ और वो गुजरी कहलाई। जब ये लोग गुजरात का सफ़र करते थे तो अपने साथ क्या लेकर जाते थे? अपनी ज़बान उर्दू को साथ लेकर जाते थे। और वो लोग सोचते थे कि ये लोग कौन सी ज़बान बोलते हैं? ये लोग दहलवी ज़बान बोलते हैं, क्योंकि ये लोग दिल्ली से आए हैं। ये लोग दिल्ली से आने के लिए क्या कहलाते हैं? ये दहलवी ज़बान बोलते हैं। फिर वो लोग जब आते जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके साथ रहा करते थे, वहाँ पर बसा करते थे, तो गुजरात में रहने की वजह से गुजरात वालों ने जब ये ज़बान सीखी
गुजरात वालों में जब ये ज़बान आम हुई तो यही ज़बान दहलवी के साथ क्या कहलाने लगी, गुजरी कहलाने लगी, क्योंकि गुजरात वाले लोग इसे बोला करते थे, तो ये ज़बान क्या कहलाने लगी, गुजरी कहलाने लगी। आगे देखिए, जहाँ शिमाल में ब्रिज, अवधी, हरियाणी और पंजाबी बोलियों के साथ उसके लिसानी रिश्ते मजबूत हुए। लिसानी यानी ज़बान के रिश्ते क्या हुए, धीरे धीरे मजबूत हुए। अब सारी ज़बानों में इसमें क्या मेल जोल बढ़ने लगा। वहीं वो जुनूब की दूसरी मकामी बोलियों के साथ घुल मिल गई। ठीक है, उसने शिमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब हर तरफ उर्दू का बोलबाला बढ़ने लगा। जैसे जैसे उर्दू भाषा के, उर्दू ज़बान को जानने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे, ये ज़बान धीरे धीरे हिंदुस्तान में राइज होती गई और हिंदुस्तान में, इस पूरी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान का बोलबाला होने लगा। ये सभी ज़बानों में घुल मिल गई, सभी लोग इससे आरास्ता होने लगे, सभी लोग इस ज़बान से वाकिफ़ होने लगे। इस अम्र की भी अहमियत है कि जो सूफिया किराम या बादशाह, फ़ौजी दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान आए, वो यहीं के होकर रह गए। अब जो दूसरे देशों से, दूसरे मुल्कों से जो लोग आते थे, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो सूफ़ी हो, ठीक है, चाहे वो सारे मुग़लों के बादशाह हो, चाहे वो सूफ़ी साहब हों, चाहे कोई सूफ़ी हो, चाहे वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हों, जो भी आए, जो भी फ़ौजी आए, जो बाहर से लोग आए, वो सब इस मुल्क में ही होकर रह गए, इस मुल्क के ही होकर रह गए और इसी मुल्क को अपना सब कुछ बना लिया। इस मुल्क से इतनी मोहब्बत हो गई क्योंकि इस मुल्क में क्या बोली जाती थी, उर्दू बोली जाती थी। इस मुल्क में उर्दू ज़ुबान बोली जाती थी। यहाँ के रहन सहन को, यहाँ के ढंग को उन लोगों ने अपना लिया। उनके रहन सहन के तरीक़ों, उनकी रसूमात और ख़यालात ने यहाँ की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला और यहाँ की तहज़ीबी ज़िंदगी उनके जहन और फ़िक्र पर असर अंदाज हुई। इस तरह अपनी मुल्की या मादरी ज़बान से रफ्ता रफ्ता उनके रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगे। ठीक है, उनके रिश्ते धीरे धीरे क्या होने लगे, कमज़ोर पड़ने लगे। यानी जहाँ पर वो पहले रहा करते थे, जहाँ पर जिस मुल्क से वो आए थे, जिस मुल्क में वो ज़बान पहले बोला करते थे, जब वो नए मुल्क यानी हिंदुस्तान जब आए तो यहाँ की तहज़ीब, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का वातावरण, यहाँ का अखलाक, यहाँ के रहन सहन, हर चीज़ ने उनको क्या किया, बहुत मुअस्सर किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और वो लोग यहीं कर होकर रह गए और धीरे धीरे उन ज़बानों से, उन बोली चालियों से उनका क्या होने लगा, धीरे धीरे रिश्ता ख़त्म होने लगा। धीरे धीरे वो बंधन क्या होने लगे, कमज़ोर होने लगे और उर्दू उनके दिलों में धीरे धीरे बसती चली गई। यहाँ के मुख्तलिफ़ बोलियों से मिलकर जो ज़बान बन रही थी उसको न सिर्फ़ उन्होंने अपना लिया बल्कि जुनूब में कुली कुतुब शाह ने उस ज़बान में शायरी और शिमाल भाषा में शाह आलम सानी ने ब्रिज भाषा में दोहे कहे। ठीक है, तो सबसे पहले उर्दू की शुरुआत में लिखना स्टार्ट किसने किया, कुली कुतुब शाह ने इस ज़बान में शायरी की। मतलब सबसे पहले शायरी का सिलसिला किसने शुरू किया, शाह कुली कुतुब शाह ने इस ज़बान में क्या लिखी, शायरी लिखी। तो दूसरी तरफ शाह आलम सानी ने ब्रिज भाषा में क्या कहे, दोहे कहे। ये वो ज़बान थी जिसका रस्म ख़त अरबी और फ़ारसी था, लेकिन वो ख़ुद हिंदुस्तानी थी, इसलिए उर्दू ज़बान को कभी हिंदुस्तानी भी कहा गया है। उर्दू ज़बान को क्या कहा जाता है, हिंदुस्तानी भाषा, हिंदुस्तानी ज़बान कहा जाता है क्योंकि इसने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हिंदुस्तान में ये पैदा हुई है, इसलिए इसे हिंदुस्तानी ज़बान भी कहा जाने लगा है। हिंदवी और ज़बान दहलवी के नाम से भी याद किया गया है, लेकिन अब इसे उर्दू ही कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, सिर्फ़ उर्दू ही कहा जाता है। इसे कौन कौन सी ज़बानों के नाम से इसे याद किया गया है, इसे दहलवी कहा गया है, इसे हिंदी कहा गया है, हिंदवी कहा गया है, गुजरी कहा गया है। ठीक है, इसने खड़ी भाषा से जन्म लिया है, खड़ी बोली से जन्म लिया है, लेकिन खड़ी बोली से जन्म होने के बावजूद इसे बहुत अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग नामों से इसे याद किया जाने लगा है। लेकिन अब करंटली आज के दौर में इसे सिर्फ उर्दू ही कहा जाता है, उर्दू ज़बान को नाम उर्दू ही दे दिया गया है। ठीक है, आइए आगे देखिए। उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत में उर्दू के सकाफ़ती और समाजी इदारों ने अहम किरदार अदा किया है। समाजी इदारों ने, समाजी विभागों ने अलग अलग क्या किया है, अहम रोल अदा किया है, इसलिए उर्दू ज़्यादा फैली है। फैलने की वजह क्या है, उर्दू इतनी ज़्यादा स्पीड से इतनी जल्दी डेवलप कैसे हो पाई, इतनी जल्दी विकसित कैसे हो पाई, उर्दू का इर्तिका इतना जल्दी कैसे हो पाया।
उर्दू इस मुल्क में क्यों फैल पाई, इसके पीछे बहुत सारी वजहें थी, जिनमें से देखिए इन इदारों में दास्तान गोई, सबसे पहले उर्दू में क्या दास्तानें लिखी जाने लगी जो लोग इंटरेस्ट से पढ़ा करते थे, और वही इंटरेस्ट धीरे धीरे उनको उर्दू भाषा की तरफ, उर्दू ज़बान की तरफ लेकर जाने लगा। दूसरा मरसिया ख्वानी, मरसिया ख्वानी किसे कहा जाता है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जो करबला का जो मंज़र है उसे लिखा जाने लगा मरसिया में, तो इसलिए उसे भी उर्दू में लिखा जाने लगा। मुशायरा होने लगे, कव्वाली होने लगी, चहार बेत होने लगी, मुजरे और गज़ल गायकी अहम है। इन सभी वजह से ये सभी काम किसमें, उर्दू में हुआ करते थे, और लोग इसमें इंटरेस्ट लिया करते थे, रुचि लिया करते थे, दिलचस्पी लिया करते थे। उनकी इस दिलचस्पी की वजह से इस भाषा ने, इस ज़बान ने, उर्दू ज़बान ने हिंदुस्तान में क्या पाई, इर्तिक़ा पाई, विकास पाया। उर्दू ज़बान ने हिंदुस्तान में क्या पाया, विकास पाया, अपना एक अहम रोल अदा किया है। उर्दू ज़बान ने अपना घर बनाया है यहाँ पर। इन इदारों ने उर्दू अदब की हकायती रिवायत को भी परवान चढ़ाया है। ठीक है, उर्दू मुख्तलिफ़ कौमों के बाहम इख्तिलात से पैदा हुई। बाहम इख्तिलात, बाहम यानी साथ में, बाहम यानी साथ में, इख्तिलाफ के एक होता है इख्तिलात, एक होता है इख्तिलाफ। ठीक है, इख्तिलाफ अलग चीज़ होती है। इख्तिलाफ यानी कहते हैं मतभेद, इख्तिलाफ कहते हैं मतभेद को, इख्तिलात कहते हैं मेल जोल को, इख्तिलात कहते हैं मेल जोल को। तो उर्दू मुख्तलिफ़ कौमों के बाहम इख्तिलात से पैदा हुई है। मुख्तलिफ़ कौम, अलग अलग कौमों के बाहमी इख्तिलात से, उनके आपस के मेल जोल से कौन पैदा हुआ है, उर्दू ज़बान पैदा हुई है। मकामी और बाहर से आने वाली कौमों के दरमियान राब्ते की ज़रूरत के लिए एक ऐसी मिली जुली ज़बान की ज़रूरत थी जो उनके दरमियान तरसील का ज़रिया बन सके, कॉन्वर्जेशन का क्या बन सके, ज़रिया बन सके। जब बाहर के लोग आएंगे कुछ और बोलेंगे और यहाँ के लोग कुछ और बोलेंगे, तो वो लोग कुछ बोलेंगे और हम लोग कुछ और बोलेंगे, तो उनके और हमारे बीच में कॉन्वर्जेशन का, हमारे बीच वार्तालाप का ज़रिया क्या होगा। ठीक है, आज भी जैसे गाँव में देहात में कोई अंग्रेज़ इंसान चला जाए, इंग्लिश में धड़ाधड़ हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, धमाधम सब कुछ बोल दे, और वहाँ का इंसान कुछ समझ ही ना पाए, तो जाहिर सी बात है उस इंसान को भी तकलीफ़ होने वाली है, उस इंसान को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और जो इंसान उससे बात कर रहा है उसे भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐसी भाषा को जन्म देना था, एक ऐसी ज़बान को वजूद में लाना ज़रूरी था जो इन दोनों के बीच तरसील का ज़रिया बन सके, कॉन्वर्जेशन का क्या बन सके, ज़रिया बन सके। इसलिए मुकामी ज़बानों और अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पश्तो वगैरह ज़बानों के मिलाप से उर्दू नशोनुमा हुई। नशोनुमा यानी प्रकट हुई, नुमायाँ हुई, स्पष्ट हुई। खानकाहों, दरबारों और बाज़ारों में उर्दू का इर्तिक़ा हुआ और परवान चढ़ी। उर्दू कहाँ से फैली है, खानकाहों से, दरबारों से और बाज़ारों में, सब जगह क्या बोली जाने लगी, उर्दू बोलने जाने लगी। इसलिए उर्दू धीरे धीरे परवान चढ़ती गई, बढ़ती गई। उर्दू वालों की मुख्तलिफ़ मुल्कों में नक़ल मकानी ने उसे हिंदुस्तान में गैर हैसियत दिलाई, एक हैसियत वाला मर्तबा दिलाया। यही वजह है कि वो किसी सूबे की ज़बान ना होकर पूरे मुल्क की ज़बान है। उर्दू को बरसग़ीर हिंदो पाक के बिलखुसूस सारिक ममालिक में राब्ते की ज़बान भी कहा जाता है। यानी पाकिस्तान में भी आज सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी ज़बान बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, और वहाँ की तो शायद मातृभाषा भी उर्दू ही है। उर्दू हिंदुस्तान में बिहार, यूपी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ़ अज़ला की दूसरी सरकारी ज़बान भी है। मुख्तलिफ़ अज़ला जमा है ज़िले की, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की जमा, ज़िला किसे कहते हैं, अज़ला किसे कहते हैं, ज़िला की जमा है। तो वहाँ की क्या है, सरकारी ज़बान भी है। पाकिस्तान में ये पहली सरकारी ज़बान है और कश्मीर में भी इसे ये मुकाम हासिल है। बरतानिया और ख़लीजी ममालिक में भी उर्दू बोलने वालों की काबिल ज़िक्र तादाद मौजूद है, यानी बहुत सारे लोग उर्दू बोला करते हैं। वहाँ पर उर्दू ज़बान आज भी बहुत ज़्यादा राइज है, फैली हुई है। उर्दू ज़बान ही उनकी मातृभाषा भी हो सकती है, उर्दू ज़बान ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। धीरे धीरे एक ज़माने में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उर्दू ज़बान बोली जाती थी और आज भी बोली जाती है। दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में
काफ़ी जगह उर्दू का ही इस्तेमाल किया जाता था, अब धीरे धीरे हिंदी ने उसकी जगह ले ली है। मुझे अफ़सोस है इस बात का कि धीरे धीरे उर्दू के चाहने वाले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस मोहब्बत भरी ज़बान का, इस अदब वाली, इस लहजे वाली ज़बान को चाहने वाले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और लोग उर्दू में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है लोगों का, और ये ज़बान धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ जो बच्चे, जो स्टूडेंट इस वक्त ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कोशिश करें कि वो उर्दू को अपने जीवन में उतारें, अपनी ज़िंदगी में उसे उतारने की कोशिश करें, ख़ुद भी उर्दू में दिलचस्पी लें और औरों को भी उर्दू ज़बान से दिलचस्पी लेने का उनको शक्ल बनाएं, उसे बताएं कि उर्दू बहुत अदब वाली, तहज़ीब वाली, बहुत प्यारी ज़बान है उर्दू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस बात पे अमल करेंगे। ये भी उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से किस तरह के सवालात बनते हैं ये आप पिछले गुज़िश्ता पेपर्स में आप चेक कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपका इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ सवालात बेहतर जो आपके लिए मुफीद साबित हों उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इसे एक बार वापस रिपीट करके सुन लें, तो उम्मीद करता हूँ आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। थोड़ा अजीब टॉपिक है, समझने में थोड़ा तकलीफ़ आ सकती है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आप इसे एक नहीं 2 बार सुन लेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं इसके बाद कोशिश करूँगा ज़्यादातर ग्रामेटिकल जो आपके ग्रामेटिकल चैप्टर पोर्शन आपका नहीं है, आपका अदब से रिलेटेड पूरा आपका पोर्शन आएगा, सवालात आएंगे, तो मैं इसके बाद सारे टॉपिक्स वही लेकर आऊँगा जो अदब से रिलेटेड हों, जो अदब से आपके जो सवालात आते हैं मैं बारी बारी वो टॉपिक लेकर आने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से बस इल्तिजा है इस बात की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे मुझे पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरी बात पहुंच पा रही है और मैं आपके लिए खिदमत अंजाम दे पा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और राब्ता करने के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा के लिए खुला है। आप कभी भी बेझिझक मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।